Good morning, everyone. Myself, Kiran Sharma, working as an assistant professor in Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine. Today, our discussion topic is sterile dosage form. This chapter comes under Diploma in Pharmacy, second year. So let's start. Now, what is the meaning of? Let's understand the meaning of our topic, sterile dosage form. इसको ब्रेक करके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. Sterile. What is the meaning of sterile? It means any dosage form or any preparation or any product which is free from microorganisms. Microorganisms, whether it is viable or non-viable. Then dosage form is whether it is liquid dosage form, whether it is solid or semi-solid. So this is the meaning of our topic. Now let's start our topic. Introduction. In sterile dosage form, parenteral preparations come under this. Parenteral preparations are the preparations that are given by other than orally. Parenteral preparation वो preparations होती हैं या वो products होते हैं जिनको हम oral के अलावा किसी other route से देते हैं, जैसे कि injections से देते हैं. इसके अंदर injections आते हैं, transfusion fluids आते हैं. स्टेराइल डोसेज फॉर्म में ही हमारी एक और फॉर्म आती है जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड पेरेंटल प्रिपरेशन, बोथ दीज प्रिपरेशंस कम अंडर स्टेराइल डोसेज फॉर्म. तो जो हमारे इंजेक्शंस हम बनाते हैं वो कैसे होने चाहिए? स्टेराइल होने चाहिए, मींस फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स. इंजेक्शंस शुड बी स्टेराइल, आइसोटोनिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक? आइसोटोनिक इज दैट सपोज हमें इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में लगाना है, तो जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो उसकी आइसोटोनिसिटी, जो हम इंजेक्शन बना रहे हैं, वो आइसोटोनिसिटी मैच करनी चाहिए दोनों की. अगर आइसोटोनिसिटी इंजेक्शन की और जिस पर्टिकुलर पार्ट पे आप इंजेक्शन इंजेक्ट करना चाहते हो उसकी आइसोटोनिसिटी मैच नहीं कर रही, तो वहां पर इरिटेशन होगी. कई बार हमने देखा कि जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो वहां पे रेडनेस हो जाती है, एलर्जी कोज करता है वो इसी वजह से करता है. उसका मेन रीजन यही है कि जो आइसोटोनिसिटी है हमारे इंजेक्शन की वो मैच नहीं कर रही. तो ये भी हमारा सिमिलर होनी चाहिए. जिस भी बॉडी पार्ट में आप इंजेक्शन इंजेक्ट करना चाहते हो उसकी आइसोटोनिसिटी और हमारे इंजेक्शन की आइसोटोनिसिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए. नाउ थर्ड कंडीशन इज फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डस्ट है, फाइबर्स है, कोई भी आपकी इम्प्योरिटीज हैं, उन सब से जो हमारा इंजेक्शन है वो फ्री होना चाहिए. नाउ इंजेक्शंस आर द स्टेराइल सॉल्यूशन. ये क्या है? हमारे स्टेराइल सॉल्यूशन है. एंड सस्पेंशन ऑफ ड्रग, और सस्पेंशन है. सस्पेंशन क्या होता है? सॉल्यूशन हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है. सस्पेंशन क्या है हमारा? सस्पेंशन हमारी बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर सस्पेंड करते हैं. Injections are the sterile solution and suspension of drug in aqueous और oily vehicle. या तो हम aqueous form में ड्रग को डिसॉल्व करेंगे या फिर oily vehicle में, non aqueous में. Meant for introduction into the body by means of an injectable needle. needle की हेल्प से हम इसको इंजेक्ट करते हैं अंडर और थ्रू वन और मोर लेयर ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. या तो इसको स्किन पे भी लगाया जा सकता है या फिर स्किन के नीचे की जो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर भी हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं इंजेक्शन को. तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन पेरेंटल प्रिपरेशन का. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन. हमारे क्या क्या प्रोज हैं पेरेंटल प्रिपरेशन के बनाने के, मेरिट्स क्या है इसमें? द ड्रग्स विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट. वो ड्रग्स जिसको हम ओरल रूट से नहीं एडमिनिस्टर कर सकते कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट. क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होते हुए मेटाबोलाइज हो जाते हैं लीवर के थ्रू. तो हमारी बॉडी पार्ट को, जो हमारी बॉडी है उसको जो ड्रग की कंसंट्रेशन है बहुत लो क्वांटिटी में मिलती है. जबकि हमें सबको पता है कि पेरेंटल प्रिपरेशन जो इंजेक्शन होते हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है. तो जितनी आप ड्रग दे रहे हो
वो पूरी की पूरी बॉडी को अवेलेबल होती है एक्शन शो करने के लिए। तो इसलिए जो भी ड्रग हम ओरल रूट से नहीं दे सकते उनको हम इस रूट से दे सकते हैं। द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस कंडीशन बी एबल टू टेक दिस ड्रग बाय दिस रूट। जो पेशेंट जिनको टैबलेट लेने से या ओरली ड्रग लेने से वॉमिटिंग हो जाते हैं या अनकॉन्शियसनेस फील होता है, कंफर्टेबल नहीं फील करते, उनको भी हम इस रूट से ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। द ड्रग एक्शन इज क्विक एंड रैपिड। इसके अंदर जो ड्रग का एक्शन है क्यों है क्विक और रैपिड? क्योंकि जो ड्रग है आपके डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है आपके ब्लड के अंदर, और जितनी जल्दी ड्रग आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगी उतनी जल्दी वो अपना एक्शन शो करेगी। इसलिए इसका एक्शन क्या है? क्विक और रैपिड है। ड्रग एक्शन कैन बी प्रोलॉन्ग बाय मॉडिफाइंग द फॉर्मुलेशन। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ड्रग के एक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलॉन्ग? एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाय मॉडिफाइंग द फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन को चेंज करके। ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड आर आल्सो कंटेन न्यूट्रिटिव लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कई बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की या इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स नीड है जो हमारी बॉडी को, जिनकी उनकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स देते हैं जिनके अंदर हमारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो उसको भी हम जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड जो हमारे ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड होते हैं उनको भी हम पेरेंटल प्रिपरेशन के रूट से, इंजेक्शन के रूट से हम इजिली दे सकते हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। अब किसी भी चीज की एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो लेट्स कम। द ट्रेन पर्सन इज रिक्वायर्ड। कोई भी पर्सन है जिसको इंजेक्शन लगना है या एडमिनिस्टर करना है, वो खुद से इंजेक्शन नहीं ले सकता, उसके लिए उसे किसी ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ओरल रूट में ऐसा नहीं है, आपको टैबलेट लेनी है तो आप एज सच टैबलेट ले सकते हो। इंजेक्शन causes the pain at the side of injection, at the site of injection। जहां जिस साइट पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहां पर आपको पेन होता है, जबकि ओरल रूट में ऐसा नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम रॉन्ग रूट ऑफ इंजेक्शन मे वेरी डेंजरस। कई बार क्या होता है कि आपको आईवी रूट से देना होता है, आप आईएम से इंजेक्ट कर देते हो। आईवी क्या है? इंट्रावीनस रूट से। अगर आपको इंट्रावीनस रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करनी है और आपने बाय मिस्टेक उसको आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर कर दिया, तो वो भी क्या करती है? आपकी डेंजरस रहती है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। द चांसेस ऑफ सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द ड्रग बाय एन इंडिविजुअल। कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन जो आप इंजेक्ट करते हो वो सेंसिटिविटी कोज करता है या एलर्जी कोज करता है बॉडी में जाकर। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। नाउ अदर टॉपिक इज पेरेंटल रूट्स। What are the routes from which we can administer drug with the help of injection needle? So first route is intra-articular route। ये कौन सा रूट होता है? जो ज्वाइंट्स के अंदर लगाए जाते हैं इंजेक्शन। जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं बॉडी में, ज्वाइंट्स के अंदर जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है उस रूट को हम क्या कहते हैं? इंट्रा-आर्टिकुलर। सेकेंड वन इज इंट्रासाइनोवियल इनटू द ज्वाइंट फ्लूइड एरिया। इंट्रास्पाइनल इनटू द स्पाइनल कॉलम, जो हमारे स्पाइनल कॉलम होता है उसमें। इंट्राथिकल, जो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर अगर आपको इंजेक्शन इंजेक्ट करना है तो उस रूट को हम कहते हैं इंट्राथिकल। इंट्रा आर्टीरियल, जो आर्टरीज होती हैं आपकी, जो ब्लड की आर्टरीज होती हैं जो ब्लड कैरी करती हैं, उनके अंदर अगर आपको इंजेक्शन लगाना है तो उसको इंट्रा आर्टीरियल रूट कहते हैं। इंट्राकार्डिक इनटू द हार्ट, हार्ट के अंदर लगाना। इंट्रावीनस, वेन के अंदर लगाना इंजेक्शन को। इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स के अंदर डायरेक्टली मसल्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको हम इंट्रामस्कुलर रूट कहते हैं। इंट्राडर्मल रूट इनटू द स्किन, जो आपकी अपर मोस्ट स्किन होती है उसके अंदर अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसको हम इंट्राडर्मल और इंट्राक्यूटेनियस कहते हैं। इंट्राक्यूटेनियस क्या हुआ? जो स्किन की अपर मोस्ट लेयर पे लगाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस, जो अपर मोस्ट लेयर के नीचे वाली जो स्किन होती है उसको हम कहते हैं अंडर द स्किन। हाइपोडर्मिक, ये भी अंडर द स्किन होती है, जो स्किन के नीचे लगाए जाते हैं। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्वेंट्स एंड व्हीकल फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन के लिए, प्रिपरेशन के लिए हम कौन कौन से सॉल्वेंट्स या व्हीकल्स जो है यूज करते हैं इंजेक्शन की प्रिपरेशन के लिए। इसके अंदर दो तरह के हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्वस एंड सेकंड वन इज नॉन एक्वस। जो भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफिलिक मींस जो वाटर लविंग होते हैं। और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं या नॉन एक्वस जो भी ऑयल प्रिपरेशन होती है हमारी, वो हमारी आती है
हाइड्रोफोबिक नेचर की। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो वाटर से हेट करते हैं, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो एक्वस प्रिपरेशन के अंदर हमारा फर्स्ट आता है वाटर फॉर इंजेक्शन, यूएसपी, स्ट्राइल वाटर, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक सोडियम क्लोराइड। ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में, जिनका नेचर कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर के अंदर इजिली डिसॉल्व हो जाता है, वाटर लविंग होते हैं। सेकेंड सॉल्वेंट है जो वो है हमारा नॉन एक्वस। नॉन एक्वस कौन सा है? इसके अंदर हमारे फिक्स्ड वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं। जो नॉन एक्वस आता है वो उसमें सारी हमारी ऑयली प्रिपरेशन आती है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल में हमारे कोकोनट सीड ऑयल, पीनट ऑयल, सीसम ऑयल, ग्लिसरीन, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारे उसके एग्जांपल हैं। ये सब सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस, पेरेंटल प्रोडक्ट्स। Now, from other than solvent, नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स जो हम ऐड करते हैं अपने पेरेंटल प्रिपरेशन बनाते वक्त, उनमें सब है। फर्स्ट वन इज एंटी बैक्टीरियल प्रिजर्वेटिव्स। एंटी बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया के आगे अगर किसी भी वर्ड के आगे एंटी ही वर्ड यूज किया जाए तो दैट मीन्स उसके अपोजिट है, वो उसके अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ बैक्टीरिया के आगे हमने एंटी लगाया, दैट मीन्स ये क्या है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। एडेड टू पेरेंटल प्रोडक्ट्स इन मल्टीपल डोज कंटेनर, पैकेजिंग ओनली वाइल्स। इसका क्या मतलब है? एंटी बैक्टीरियल प्रिजर्वेटिव्स वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने नहीं देते। अब हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जो हमारे स्ट्राइल प्रिपरेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? जो हमारे सॉरी पेरेंटल प्रिपरेशन होती है वो स्ट्राइल होती है। तो स्ट्राइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब हमने बनाया है इंजेक्शन को उस टाइम पे वो स्ट्राइल है, बट बनाने के बाद भी तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटामिनेशन हो सकती है ना, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना है या कंटामिनेशन को रोकना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी बैक्टीरियल प्रिजर्वेटिव्स, जो हमारी प्रिपरेशन को प्रिजर्व करके रखते हैं। किससे प्रिजर्व करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से। तो ये हम पेरेंटल प्रिपरेशन में मल्टी डोज कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं। मल्टी डोज में इसलिए करते हैं क्योंकि सिंगल डोज क्या है? सिंगल डोज को आपने ओपन किया, यूज किया, दैट्स इट। मल्टीपल डोज कंटेनर में क्या होता है कि आपको कंटेनर को बार बार ओपन करना पड़ता है। तो जिस टाइम आप वो कंटेनर को ओपन करते हो तो उस टाइम पे आपका जो एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो आपके बैक्टीरिया, जो वो आपकी प्रिपरेशन को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। सेकेंड है इसके अंदर बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? एक्ट एज पीएच स्टेबलाइजर्स फॉर पीएच सेंसिटिव ड्रग। कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं जो पीएच के सेंसिटिव होती हैं। सपोज मैंने जो अपना इंजेक्शन बनाया है वो 7 पीएच का बनाया है, पर ड्यू टू सम कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर हमारा फ्लक्चुएट होता है, कभी हाई है कभी लो है, तो ड्यू टू एनवायरमेंट कंडीशंस जो हमारे पीएच है प्रिपरेशन की वो 7 से 8 पे चली गई या फिर 7 से 6 पे चली गई। तो जो ड्रग मैंने उस टाइम इंजेक्शन के अंदर डाली है वो क्या है? पीएच सेंसिटिव है, वो 7 पीएच पे तो स्टेबल है। अगर उसके अलावा पीएच अगर फ्लक्चुएट होगी तो वो ड्रग जो है डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमें पीएच को स्टेबलाइज रखने के लिए कि हमने 7 पे बनाई है तो वो 7 पर ही स्टेबलाइज रहे, हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? बफर्स ऐड करते हैं। बफर क्या करते हैं? हेल्प्स रेसिस्ट चेंजेस इन द पीएच ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की पीएच को चेंज नहीं होने देते, उसको रेसिस्ट करके रखते हैं, वहीं पे जितने भी हमने बनाए हैं उसी पे स्टेबलाइज करके रखते हैं। वो होते हैं हमारे बफर्स। नेक्स्ट वन इज सोल्यूबलाइजर्स। सोल्यूबलाइजर्स क्या होते हैं? जो आपकी ड्रग की सोल्यूबिलिटी को एनहांस करते हैं। किसमें एनहांस करते हैं? सॉल्वेंट में। जो आपने सॉल्वेंट लिया है उसके अंदर आपके ड्रग की सोल्यूबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? सोल्यूबलाइजर्स डालते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी देन ऑक्सीडेंट, दैट मीन्स वो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करता है, वो आपकी प्रिपरेशन की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। प्रोटेक्ट्स द ड्रग अगेंस्ट डीजेनरेटिव चेंजेस बोट अबाउट बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से आपकी प्रिपरेशन के अंदर या ड्रग के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको रेसिस्ट करता है। ये केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, तो जो आपका ड्रग है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वन इज चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेट्स क्या होते हैं? जो एक कॉम्प्लेक्स होते हैं चिलेट्स। दीज एजेंट्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं चिलेट के साथ
with metal ions and increase their dissolution, उसके dissolution को enhance करते हैं. They also act on metals with catalyzed degradation and inactive them. और ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट के साथ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको इनएक्टिव करते हैं. इनका मेन पर्पस क्या होता है, जो डिसोल्यूशन को या सोल्युबिलिटी को एनहांस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि एज सच सिंपल फॉर्म में जो ड्रग होती है वो सोल्यूबलाइज नहीं होती, वो डिसॉल्व नहीं हो पाती. तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए हम उसके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम चिलेट्स कहते हैं. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज EDTA. नेक्स्ट है सोल्युबलाइजिंग एजेंट. वो हम पहले देख चुके हैं. सोल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए जो एजेंट्स हम यूज करते हैं उनको सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स कहते हैं. इसमें इसका एग्जांपल है इथेनॉल, PEG, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, ये इसके एग्जांपल्स हैं. These are the formulations या additives जो हम ऐड करते हैं while the preparation of parenteral products. Now next topic is general requirement for parenteral dosage form. Parenteral dosage form, कोई भी parenteral dosage form बनाने के लिए कौन कौन सी requirements होती है हमारी, जो हमें fulfill करनी होती है, जो हमें ध्यान में रखनी होती है. The finished parenteral product, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, उसके अंदर क्या क्या characteristics होनी चाहिए. फर्स्ट है stability. The stability of parenteral preparation is very important. The physical as well as chemical stability of parenteral preparation must be maintained during storage. जिस टाइम पे आप अपने प्रिपरेशन को, अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हो, उस टाइम पे वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखें, ये मस्ट होता है. और स्टेबिलिटी कौन सी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल स्टेबिलिटी. तो उसको मेंटेन करके रखना हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी एनहांस रहे, बनी रहे ड्यूरिंग इट्स शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ क्या होती है, जिसका एक्सपायरी पीरियड होता है कि इस टाइम पे एक्सपायर हो जाएगी. तो ये जो जब तक वो एक्सपायर नहीं होता तब तक उसको हम क्या कहते हैं, शेल्फ लाइफ होती है. वो हमारी ड्रग की शेल्फ लाइफ है. सेकंड कंडीशन है स्टरलिटी. ये हम पहले देख चुके हैं कि जो भी पेरेंटल प्रिपरेशन होगी वो हमारी कैसे होनी चाहिए, स्टराइल होनी चाहिए. दैट इज फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म. द पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स. एसेप्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड. एसेप्टिक कंडीशंस कौन सी होती हैं, वो कंडीशन जिस कंडीशन में आपके एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं एसेप्टिक. Are required to be maintained during the preparation of parenteral products and its administration. Now third condition is free from pyrogens. Pyrogens क्या होते हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के, जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट, अगर पायरोजन आपकी बॉडी में चला जाता है तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देता है, फीवर कोज करता है. The parenteral preparation should be free from toxins and pyrogens. The parenteral product undergoes the pyrogen testing. इसके लिए हमें ये पता करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो फ्री फ्रॉम पायरोजन है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पायरोजन टेस्टिंग करते हैं. These pyrogens are byproduct of microbial metabolism. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बाय प्रोडक्ट होते हैं, causing rise in body temperature, जो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं हमारे. नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. जो भी आपके पेरेंटल प्रोडक्ट है वो किससे फ्री होनी चाहिए, फॉरेन पार्टिकल्स से, जैसे डस्ट से, फाइबर्स से. तो इसके लिए ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे पेरेंटल जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर है कि नहीं, कोई डस्ट पार्टिकल है कि नहीं, ये इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लैरिटी टेस्ट करते हैं. कैसे करते हैं ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. अभी सिर्फ फिलहाल ये बता रहे हैं कि हम ये कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए. ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे ये हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज आइसोटोनिसिटी. आइसोटोनिसिटी क्या है, द पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा. क्योंकि आपकी जो पेरेंटल प्रिपरेशन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर लगाए जाते हैं, तो इसीलिए जो आपका प्रिपरेशन है, जो आपका प्रोडक्ट है वो आइसोटोनिक होना चाहिए ब्लड प्लाज्मा से या बॉडी फ्लूइड से. It is very important in order to avoid any complications. अगर आपकी आइसोटोनिसिटी मैच नहीं करती, वो सेम नहीं है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, रप्चर और स्वेलिंग ऑफ आरबीसीज. जो आपकी बॉडी की आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रप्चर मतलब खराब हो जाती हैं या फिर स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाते हैं उनके अंदर. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट, जिनकी आइसोटोनिसिटी मैच नहीं करती, उन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम. नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है या कंडीशन है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी. द पेरेंटल प्रोडक्ट्स मींट फॉर इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन
should have the same specific gravity as that of spinal fluid into which the same are to be injected. जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी आपकी सेम होनी चाहिए, जो आपका स्पाइनल फ्लूइड जिसके अंदर लगाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, उसके जैसी ही आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की. Now last one is chemical purity. The parental product should be free from chemical purities. जो आपके parental preparation है वो free होने चाहिए किसी भी chemical impurity से, और it should be within certain limit. और अगर कोई chemical purity या chemical present है तो वो limit के अंदर होने चाहिए. जो आपके फार्माकोपिया के अंदर मोनोग्राफ्स दिए हुए हैं उनके लिमिट के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर केमिकल प्योरिटी है तो वो ठीक है, अदरवाइज वो जो आपका प्रोडक्ट बना है वो फेल हो जाता है, उसको फेल माना. तो दिस इज ऑल अबाउट पेरेंटल प्रिपरेशंस. दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक. In this topic, we will discuss about parental preparations, what are the conditions we required, and the formulation of parental preparation. What are the ingredients we add during the manufacturing of parental preparation? In next video, we will discuss about production facilities and what are the evaluation tests of parental preparations. Thank you for watching. Thank you.